Hello everyone, welcome. This is Vaishnavi Agrawal and we are studying microeconomics, chapter 2nd, theory of consumers behavior. This is the second part. फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन क्या होता है, कंज्यूमर की यूटिलिटी कैसे होती है और वो उस यूटिलिटी को कैसे डिराइव करके कैसे उससे सेटिस्फैक्शन लेता है. In this part, we are going to study the approaches to utility, and the first approach that we are going to cover in this part is cardinal utility analysis. Cardinal utility analysis को हम cardinal approach भी बोलते हैं. It is one of the major utility analysis that we are going to study. So let's get started. जब हम utility पढ़ते हैं, हम utility को दो approaches से पढ़ते हैं. उसमें से जो first approach होती है उसको हम बोलते हैं cardinal approach. हमने जो पढ़ा वही कार्डिनल अप्रोच होती है. कार्डिनल अप्रोच क्या स्टेट करती है? ये बोलती है कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं. बहुत बड़ा अजम्पशन है ये, क्योंकि हम यूटिलिटी को नहीं मेजर कर सकते हैं. इस अप्रोच में हम जो भी पढ़ेंगे उसमें यूटिलिटी को न्यूमेरिक टर्म्स में हम मेजर करेंगे. Cardinal utility approach assumes that level of utility can be expressed and measured in numbers. मतलब हम ये बोल सकते हैं कि मेरे को एक मैंगो खा के 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन हुआ और वो एक्चुअली उसकी यूटिलिटी होगी एक नंबर के थ्रू. ठीक है, अब हम कार्डिनल अप्रोच पढ़ रहे हैं तो कार्डिनल अप्रोच में कुछ अजम्पशंस होते हैं जिस पे ये अप्रोच वर्क करती है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट अजम्पशन है दैट कंज्यूमर इज रैशनल. इसको समझते हैं. कंज्यूमर इज रैशनल का क्या मतलब होता है? रैशनल का मतलब होता है, इमेजिन करो कि आपको 100 रुपीज़ मिले हैं और आपको बोला है आज आपको पूरे दिन सिर्फ इस 100 रुपीज़ में ही खाना है. ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि यार मैं 10 रुपीज़ का कुछ और ख़रीद लेता हूँ, इस चीज़ को भी, मुझे आइसक्रीम भी खानी है, मेरे को छोले भटूरे भी खाने हैं. ओके, आप ऐसे अपना मनी उस 100 रुपीज़ को, उस 100 आपकी जो फिक्स्ड इनकम है उसको आप ऐसे डिवाइड करोगे कि आप अलग अलग चीज़ों में पैसे लगाओ और आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले. मतलब आप कैसे भी ये नहीं चाहोगे ना कि मैं खा लूँ और फिर मुझे बाद में रिग्रेट हो कि यार मैं ये छोड़ के आ गया, राइट? तो आप क्या बोलोगे कि यार मैं 100 में, आप दिमाग लगाओगे कि मैं अपने 100 रुपीज़ को ऐसे यूज़ करता हूँ कि मैं ये भी खा लूँ, मैं वो भी खा लूँ और मैं खुश हो जाऊँ लास्ट में. सो कंज्यूमर इज रैशनल का मतलब होता है कि वो अपनी फिक्स्ड इनकम इस तरीके से स्पेंड करेगा कि उसको अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम मिले. वो अपने पैसे ऐसे खर्च करेगा कि उसको उससे जो आता हुआ यूटिलिटी मिले, जो सेटिस्फैक्शन मिले, वो मैक्सिमम हो. ये होता है इसका सबसे बड़ा अजम्पशन. सेकेंड अजम्पशन इसका होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज पॉसिबल. इसका क्या मतलब हुआ कि यूटिलिटी को हम मनी में मेजर कर सकते हैं. सी, सिंपल सी चीज है. सपोज आप कहीं गए और आपने कुछ ऑर्डर किया जो कि बहुत टेस्टी आया, आपने उसको खाया और आपने बोला यार ये तो 100 रुपीज़ में मिला, इसके तो मैं 200 रुपीज़ भी पे कर सकता था. फिर आपने क्या किया, आपने क्या बोला कि मुझे इससे इतना सेटिस्फैक्शन मिला है खाकर कि अगर मेरे को 100 की जगह इसके लिए 200 रुपीज़ मांगते तो मैं दे देता, बट अगर 250 मांगते तो मैं मना कर देता. तो इसका क्या मतलब हुआ, आपने क्या बोल दिया कि इसकी एक यूनिट सेटिस्फैक्शन की वैल्यू कितनी हो गई, 200 रुपीज़ हो गई. समझ आया? इसका मतलब हुआ कि आप जब अपने सेटिस्फैक्शन को पैसों के टर्म्स में बोल रहे हो, ठीक है, अब सेटिस्फैक्शन क्या हुआ, मैंने एक पिज़्ज़ा खाया, ठीक है, उससे मुझे इतना सेटिस्फैक्शन मिला उसके प्राइस के अकॉर्डिंग, जो भी उसका प्राइस था उसके अकॉर्डिंग, मतलब मैंने 500 रुपीज़ पे किए, पिज़्ज़ा खाया और मुझे इससे जो सेटिस्फैक्शन मिला उसके लिए 500 रुपीज़ सही थे, राइट? तो यही अपनी मनी वैल्यू हो गई और यही अपनी सेटिस्फैक्शन वैल्यू भी हो गई. ओके, सो जब हम अपनी सेटिस्फैक्शन को मनी के टर्म्स पे बोलते हैं तो उसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. सो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है, अपनी जो यूटिलिटी होती है, उसको हम लोग मनी के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं. थर्ड और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट असम्पशन होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाइज.
मैंने आप लोगों को एक इंट्रो में बताया था कि लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि आप जैसे ही किसी एक चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करोगे, आपको जो उससे सेटिस्फैक्शन मिलता है, यूटिलिटी मिलती है, वो डेफिनेटली कम हो जाएगी। अब ऐसा आप एक एग्जाम्पल से समझो कि आपको पिज़्ज़ा खाना पसंद है, आपने एक पिज़्ज़ा खाया, आपको बहुत अच्छा लगा, आप सेकंड पे आओगे, आप थोड़ा सा हैवी फील करोगे, आप बोलोगे कि नहीं, फिर आप थर्ड पे आओगे और आपका इवेंचुअली मन और सेटिस्फैक्शन उस पिज़्ज़ा से कम हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। Okay, so law of diminishing marginal utility states that marginal utility from consuming each additional unit of a commodity declines as the consumption increases. Consumption जैसे ही हम एक चीज़ का additional consumption बढ़ाते रहते हैं, उसका जो satisfaction होता है, जो marginal utility होती है, वो decline हो जाती है। इसी को हम लोग फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन भी बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे देखो, जब आपने फर्स्ट एप्पल खाया, ओके, तो आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा था। जैसे ही आप सेकेंड एप्पल में आए, आपका सेटिस्फैक्शन कम हो गया बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सिमिलरली थर्ड एप्पल तक आते आते और ज़्यादा कम हो गया। ये बेसिक है लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जो एग्जाम्पल हमने देखा था अपने लास्ट पार्ट में, सेम एग्जाम्पल है यहाँ पे, जहाँ टी यू बढ़ रहा है और ये टी यू के साथ अपनी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो एवरी स्टेप पे कम हो रही है। एक पॉइंट पे वो ज़ीरो हो गई और एक पॉइंट पे वो नेगेटिव हो गई। इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ से शुरू होके यहाँ तक वो ज़ीरो आई और उसके बाद वो नेगेटिव भी हो गई, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग, ये हमेशा कम ही होती रहती है। ओके, तो इसमें हमने क्या क्या देखा कि कैसे कम होती है। पहले एमयू सिर्फ डिक्लाइन होती है बट पॉजिटिव होती है, उसके बाद एमयू ज़ीरो हो जाती है और लास्ट में आके एमयू नेगेटिव भी चली जाती है। दिस इज लॉ ऑफ डीएमयू। ओके, अब हमने देख लिया कि कार्डिनल अप्रोच क्या होती है और उसमें डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है। अब हम देखेंगे कि जब हमने देख लिया है कि कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर कैसे हर चीज़ मैनेज कर रहा है, तो वो इन सब कंडीशंस में अपना सेटिस्फैक्शन कैसे हाईएस्ट करेगा, उसी को हम बोलते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ये वर्ड आप इकोनॉमिक्स में बहुत जगह पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ही बेसिक इकोनॉमिक टर्म है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम वो कंडीशन है जिस कंडीशन पे अगर आप एक बार आ गए, आप घूम फिर के वहीं पे आओगे, यू कैन नॉट लीव दैट कंडीशन। ये वो कंडीशन है जब आप मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है आपको मार्केट में एज अ कंजम्पशन का, एज अ कंज्यूमर, मतलब आप ऊपर चले जाओ, नीचे चले जाओ, आपको इससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकता है। सो द पॉइंट जहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होता है, जिस पॉइंट से आप दूर नहीं जा सकते हो, आप घूम फिर के उसी पॉइंट पे आ जाओगे, दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो यहाँ पे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम क्या हुआ? जहाँ पे उसको हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन मिल रहा होगा। तो अब हम देखेंगे कि कंज्यूमर को हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, वो अपने इक्विलिब्रियम पे कैसे आता है। ओके, जब हम कंज्यूमर्स का इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, ओके, इसमें हम दो चीज़ें पढ़ सकते हैं। फर्स्ट इज कि हमारे पास एक ही कमोडिटी है, सपोज हमें सिर्फ एप्पल दिया है, वन कमोडिटी, ठीक है। अब हमको अपना सेटिस्फैक्शन एक ही सिर्फ एप्पल खा के हमारा कितना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो सकता है, हमें ये देखना है, ठीक है। हमने इसका एग्जाम्पल लिया है एप्पल, ठीक है। दूसरा होता है टू कमोडिटी केस। टू कमोडिटी केस मतलब मेरे को एप्पल मेरे को एप्पल और बनाना दोनों दिए हैं, मेरे को दोनों में अपने पैसों को ऐसे लगाना है, अपनी इनकम को ऐसे लगाना है, अपने सेटिस्फैक्शन को ऐसे बढ़ाना है कि दोनों से मुझे बिल्कुल इक्वल सेटिस्फैक्शन मिले। तो यहाँ पे हम दो लेंगे, मैंगो, एप्पल एंड बनाना ले सकते हैं, बट ठीक है।
एप्पल एंड बनाना, विल टेक एप्पल एंड बनाना। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं वन कमोडिटी केस। वन कमोडिटी केस क्या होता है? हमने एक एप्पल लिया है वन कमोडिटी केस में। अब मार्जिनल यूटिलिटी मतलब हमको जितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है एप्पल से वो इक्वल होना चाहिए हम उस पर जितने पैसे लगा रहे हैं, राइट? अगर हम 10 रुपये का एप्पल ले रहे हैं और मेरे को सेटिस्फैक्शन 10 रुपये का नहीं मिल रहा है, तो वो मेरे लिए मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैसे हुआ? मेरे लिए इक्विलिब्रियम नहीं हुआ, राइट? तो मैं जितने मनी लगा रही हूँ मुझे उतना ही सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, ये मेरी इक्विलिब्रियम कंडीशन है एप्पल के केस में, राइट? अब अगर ऐसा हो जाए कि मेरे को एप्पल से एक्चुअली सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिल रहा है, मैं उसको खरीद 10 रुपये में रही हूँ, पर मैं सोच रही हूँ यार 10 रुपये में खरीद के ये तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब इसको तो मैं 20 रुपये में भी खरीद सकती थी, मुझे इतना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। इस केस में क्या होगा? ये तो इक्विलिब्रियम से दूर चला गया। अब क्या होगा? अब इतना ज़्यादा यूटिलिटी मिल रहा है, मतलब ये अपना कंजम्पशन इंक्रीज कर देंगे। जैसे ही कंजम्पशन इंक्रीज होता है यूटिलिटी डिक्लाइन हो जाती है। इसी को तो हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो जैसे ही डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लगी, वापस अपना एमयू क्या हो गया? कम हो गया टू अ लेवल कि वापस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्राइस इक्वल हो जाए। सिमिलरली अगर अपना प्राइस ज़्यादा होगा, ठीक है, अगर सपोज हम लोग एप्पल के 20 रुपये दे रहे हैं और हमें उससे सेटिस्फैक्शन कम मिल रहा है, प्राइस ज़्यादा है, किसी भी चीज़ का प्राइस ज़्यादा होगा सेटिस्फैक्शन कम होगा, हम एनीवे उसका कंजम्पशन रिड्यूस कर देंगे। तो इसमें तो क्या हुआ? इसमें हम लोगों ने उसका कंजम्पशन कम किया, कंजम्पशन कम करने के वजह से क्या हो गया? डिमांड जैसे ही अपनी उस चीज़ की कम हुई, धीरे धीरे उसका प्राइस गिरने लगा। जैसे जैसे उसका प्राइस गिरा वो वापस इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएंगे, जब हम लोगों को जितनी यूटिलिटी मिल रही है उतना ही हम उसका मनी देंगे। ये होता है वन कमोडिटी केस, ठीक है। अब इसी को यहाँ पे देखो, इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन हमको पता है कि जब एप्पल का प्राइस और हमें उससे जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, यूटिलिटी मिल रही है, वो सेम है। ये हो गई अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब जब हमें यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है कम पैसों में, तो क्या होगा? जैसे ही हमें यूटिलिटी ज़्यादा मिलेगी हम उस चीज़ का कंजम्पशन बढ़ा देंगे, और उस चीज़ का जैसे ही कंजम्पशन बढ़ जाएगा उसमें लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लग जाएगा, और जिसके वजह से यूटिलिटी एडिशनल पार्ट्स की कम होती जाएगी और वापस यहाँ से इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी। देखो अब सेकंड, यहाँ पे हम लोग ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, जहाँ हम ज़्यादा पैसे दे रहे हैं यूटिलिटी से, वहाँ तो हम अपना कंजम्पशन खुद से ही कम कर देंगे और यूटिलिटी और प्राइस वापस से बराबर हो जाएगा। ये होता है वन कमोडिटी केस। अब हम टू कमोडिटी में क्या करेंगे? टू कमोडिटी में हम लोगों ने एक कमोडिटी ली है एप्पल और एक कमोडिटी ली है बनाना। अब जब हमको ये समझना है, हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ समझना पड़ेगा, जिस लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। जब आपने डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था, तो डिमिनिशिंग का मतलब होता है कम होना, इक्वी का मतलब होता है इक्विवेलेंट होना, बराबर से कहीं बटना। तो इसका मतलब ये होगा कि जितनी भी इनकम एज अ कंज्यूमर मेरे पास है और मुझे उनको दो गुड्स पे लगाना है, मैं उनको दो गुड्स पे ऐसे लगाऊंगी कि मुझे दोनों की मैं जितनी यूनिट्स लूँ मुझे सेटिस्फैक्शन बराबर का मिले। अगर मैं एप्पल ज़्यादा पसंद करती हूँ, बनाना कम, और मुझे एप्पल से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो मैं वो पॉइंट ढूंढूंगी जहाँ मुझे बनाना और एप्पल दोनों में बराबर का सेटिस्फैक्शन मिल रहा होगा, क्योंकि मैं अपने पैसे को वैसे ही डिवाइड करूँ, ठीक है। So the law states that consumers should spend their money in a way that the last unit of money spent to each unit of good provides same marginal utility. लास्ट के पैसे तक आप जब लगा रहे हो, आपको दोनों के यूनिट से बराबर का सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एप्पल और बनाना लिया हमने, यहाँ पे हमने क्वांटिटी ले ली 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे मैंने ले ली, ओके।
अब हम लोगों को इसको मनी के टर्म्स पे लिखना है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल, प्राइस देख के तो यही होता है मनी का टर्म कि हम लोगों ने उसके प्राइस के अकॉर्डिंग अपनी यूटिलिटी निकाली है। ओके, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बनाना और ये रहा, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे मुझे 10 यूनिट्स का सेटिस्फैक्शन मिला फर्स्ट से, सेकंड से 8 का मिला, फिर 6 का मिला, उसके बाद सीधे 3 का मिला, उसके बाद 0 का, और फिर अब यहाँ पे एम यू लिखते हैं। यहाँ पे सपोज मुझे स्टार्ट ही 15 से हुआ, फिर चलो हम 13 पे आ गए, उसके बाद हम 9 पे आ गए, उसके बाद हम 7 पे आ गए, फिर हम 6 पे आ गए, और उसके बाद हम 2 पे चले गए, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, मैं अगर सबसे पहले पैसे लगाऊंगी, मैं बोलूँगी यहाँ मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो मैं यहाँ सबसे ज़्यादा पैसे लगाती हूँ। फिर मैं सोचूंगी सेकंड में भी यहीं पे मुझे मिल रहा है, राइट, थर्ड में जाके कहीं मैं एप्पल खरीद रही हूँ, है ना, फिर फोर्थ में वापस यहाँ आ रही हूँ, फिर 5 यूनिट्स में मुझे यहाँ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, 6th यूनिट पे यहाँ मिल रहा है, 7th और 8th यूनिट पे दोनों में मुझे 6 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो मुझे ये तो समझ आ गया कि मेरा जो कॉमन सेटिस्फैक्शन है वो कितना यूनिट्स है, 6 यूनिट्स है। अब मैं एप्पल में 6 की यूटिलिटी कब ला रही हूँ, जब मैं उसके 3 यूनिट्स खा रही हूँ, और बनाना में मुझे 6 की यूटिलिटी कब मिल रही है, जब मैं उसके 5 यूनिट्स खा रही हूँ, राइट। सो अगर मैं एप्पल के 3 यूनिट्स लूँ और बनाना के 5 यूनिट्स लूँ, मैं अपने इनकम को ऐसे लगाऊँ कि मैं यहाँ पे 3 रुपये लगा दूँ और यहाँ पे 5 रुपये लगा दूँ, तो मेरे को जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा दोनों से वो बिल्कुल बराबर होगा। ये होगा मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट, मतलब मेरा इक्विलिब्रियम कितने पे आएगा, 6 यूटिल्स पे आएगा। कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकता है अगर, ठीक है। सो दिस इज इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। अब इसको यहाँ से देखते हैं हम पहले, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स, ये एप्पल वाला है, ओके, इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। एम यू वाई अपॉन बी वाई, ये बनाना का है, ये भी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर हो गया। अब देखो, ठीक है, मार्जिनल मार्जिनल यूटिलिटी एप्पल की अपॉन प्राइस ऑफ एप्पल, ये हम लोगों ने इक्वल कर दिया मार्जिनल यूटिलिटी बनाना की से, राइट। दोनों के से हमें ये सेम यूटिलिटी मिल रही है, कितने यूनिट्स पे मिल रही है, 6 यूनिट्स पे मिल रही है, ये हमने निकाल लिया। अब इसको इक्वेशन को देखो, अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो हम इसको क्या लिख देंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी, रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी वी आर डराइविंग फ्रॉम ए एंड बी इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ प्राइजेज ऑफ एप्पल एंड बनाना। आपके एग्जाम में ऐसे या ऐसे कैसे भी लिखा आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये फॉर्मूला भी वो पूछ सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना देख के, इट्स द सेम थिंग जो हम लोगों ने पढ़ी। ओके, जल्दी से रिवाइज करते हैं लर्निंग आउटकम्स में कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा कि यूटिलिटी की 2 अप्रोचेज होती है, जिसमें से जो फर्स्ट अप्रोच हमने पढ़ी वो है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, हम एक्चुअली बोल सकते हैं कि मुझे इस प्रोडक्ट से इतने यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। इसके अंदर 3 इसके बहुत मेजर अजम्पशंस होते हैं। फर्स्ट, कि कंज्यूमर इज रैशनल, इसका मतलब होता है कि वो अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करने पे ही ध्यान देगा। सेकेंड, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑलवेज अप्लाइज, जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमेशा डिक्लाइन होती है, और यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी, पैसों के टर्म्स में भी हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। इसके बाद हमने देखा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये स्टेट करता है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, एडिशनल यूनिट से हमें जो यूटिलिटी मिलती है दैट कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग, मार्जिनल यूटिलिटी ऑलवेज डिक्लाइंस। इसके बाद हमने देखा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है। कंज्यूमर्स की इक्विलिब्रियम सिचुएशन वो होती है जब उनको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है, जिसके अराउंड वो घूमते रहते हैं, बट उस सिचुएशन से वो
वापस नहीं जाते हैं किसी और सिचुएशन पे। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम हम दो कंडीशन में पढ़ते हैं, वन कमोडिटी एंड टू कमोडिटी केस। वन कमोडिटी केस हमने जैसे कि देखा, उसमें हम देखते हैं कि यूटिलिटी और हमारा प्राइस इक्वल है कि नहीं। अगर सिचुएशन ऐसी आती है कि हमें यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है कम प्राइस पे, तो लॉ ऑफ डीएमयू की वजह से यूटिलिटी कम हो जाएगी। और अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि प्राइस ज़्यादा है और हमें कम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो हम अपने आप ही अपना कंजम्पशन कम कर देंगे। जब हम टू कमोडिटी केस पे आते हैं, हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को अप्लाई करते हैं, जो ये बोलती है कि मेरी जितनी एज अ कंज्यूमर इनकम है, मैं उसको ऐसे स्पेंड करूँगी कि लास्ट यूनिट तक जो भी मैं दो प्रोडक्ट्स लूँ उनसे मुझे बराबर इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। जैसे कि अगर मुझे एप्पल की 3 यूनिट से 6 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और बनाना की 5 यूनिट से सेम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो मैं कौन सा कॉम्बिनेशन लूँगी अपने लिए? 3 एप्पल्स एंड 5 बनानास, क्योंकि उसमें मेरा सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होगा। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे। यही टॉपिक था आज। लेट्स गो टू द असेसमेंट्स एंड सी कि हमने क्या क्या पढ़ा। Law of diminishing marginal utility states that as the consumption of a good increases, their marginal utility also increases. As the consumption of a good increases, the marginal utility derived from it decreases. Yes, constant भी नहीं रहती है, increase भी नहीं होती है, और total utility law of DMU में part नहीं होती है. So answer would be B. The cardinal utility approach assumes that utility can be measured in quantitative terms and measure the unit of satisfaction. It can only be measured in ordinal terms. Ordinal terms का मतलब होता है ranking. हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है कि इसमें quantitative numbers में ये measure करते हैं. Utility is a subjective concept. True cannot be measured. False it can be measured. None of the above would be wrong. So answer would be A. The law of equimarginal utility states that a consumer will allocate his income among different commodities in such a way that जितनी यूटिलिटी उसको मिल रही है उससे वो क्या हो? इक्वल हो. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच कमोडिटी इज मैक्सिमाइज. नो. टोटल यूटिलिटी ऑफ ईच कमोडिटी इज इक्वल. नो. मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी स्पेंट ऑन अ कमोडिटी इज इक्वल. टोटल एक्सपेंडिचर का हमें कुछ नहीं करना है, टोटल यूटिलिटी का कुछ नहीं करना है. इक्वी मार्जिनल और डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी दोनों ही एमयू बेस्ड हैं, तो आंसर वुड बी कि उनमें मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल हो. Okay, this is all for today. Thank you. I hope you understand it.